वेलकम बैक टू द चैनल। वी आर कंटिन्यूइंग और क्वेश्चन। हमने नॉन मॉडर्निस्ट थ्योरीज़ कवर कर ली थी। अब इस वीडियो में हम मॉडर्निस्ट थ्योरीज़ कवर करेंगे। बेसिकली हम पढ़ रहे थे नेशनलिज्म की थ्योरी, जिसमें दो कॉन्सेप्ट थे, मॉडर्निस्ट एंड नॉन मॉडर्निस्ट। मॉडर्निस्ट के लिए ये एक मॉडर्न कंसेप्ट है जो कि रिसेंट में हुआ है, और नॉन मॉडर्निस्ट कहते हैं कि जो नेशनलिज्म है वो बहुत टाइम पहले से इमर्ज होता हुआ आया है, इवॉल्व हुआ है, फिर धीरे धीरे वो बना है। Now let's come to the topic modernist theories about nationalism। जैसे हमने नॉन मॉडर्निस्ट में पढ़ा था कि जितने भी नॉन मॉडर्निस्ट हैं उनमें खुद में आपस में डिवीज़न है, इसी तरह से जो मॉडर्निस्ट हैं उनमें भी आपस में डिवीज़न है। तो हम सिर्फ उन्हीं मॉडर्निस्ट के बारे में पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है। सो स्टार्ट करते हैं। अर्नेस्ट गेलनर, ये इनका मानना है कि देखो, जो नेशनलिज्म कंसेप्ट है वो कुछ इकोनॉमिक फोर्सेस की वजह से आया है। इनका मॉडल जो है वो इकोनॉमी बेस्ड है कि इकोनॉमी में कुछ ऐसी चेंजेस हुए जिसकी वजह से कुछ न्यू कंडीशंस क्रिएट हुई और उसकी वजह से नेशनलिज्म आया। तो यानी एक तरह से ये मिशन की वजह से हो, यानी वर्ल्ड किसी चीज़ की तरफ शिफ्ट हुआ है। पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हुआ इकोनॉमी में। पहले जो हमारी सोसाइटी थी वो एग्रेरियन थी, यानी एग्रीकल्चर होता था, लेकिन फिर हम इंडस्ट्रीज़ की तरफ शिफ्ट हुए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, हमें पता है, यूरोप में। उसके बाद से चीज़ें चेंज होने लगी। तो ये उसको नेशनलिज्म को इससे रिलेट कर रहे हैं, इसको अपना बेस बना रहे हैं। तो एक तरह की नई इकोनॉमी इमर्ज होती है यूरोप में 18th सेंचुरी के अराउंड, राइट। और इस नई इकोनॉमी को ये क्या बोलते हैं, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, जिसके अपने अलग फीचर थे और जो पुरानी इकोनॉमी थे उससे बिल्कुल अलग थे। तो पहला फीचर जो था, ये इकोनॉमी परपीचुअल ग्रोथ पर बेस्ड थी, यानी परपीचुअल मतलब रेगुलर ग्रो करती जा रही है। और क्योंकि ये ग्रो कर रही है तो इसकी वजह से जो पुराना ऑर्डर था पुरानी इकोनॉमी में वो चीज़ ख़त्म हो रही है। सेकंड, इट नीड्स लिटरेसी। इस वाली इकनॉमी में लिटरेसी चाहिए, यानी सब लिटरेट होने चाहिए इसकी बेटर फंक्शनिंग के लिए। जाहिर सी बात है, हमें पता है इंडस्ट्रीज़ जो हैंडल होती हैं वो उसमें आपको लिटरेसी चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए। और क्योंकि ये इकनॉमी ब्रॉड लेवल पर है तो जाहिर सी बात है, लोग जो हैं वो अलग अलग जगहों से एक दूसरे से कम्युनिकेट करेंगे, और वो कब कम्युनिकेट कर सकते हैं, जब वो लिटरेट हो। थर्ड, मोबिलिटी। क्योंकि अब इस नई इकोनॉमी में अगर लोगों को अपना काम एक्सपैंड करना है तो वो मूव करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, यानी मोबिलिटी आएगी। और इसकी वजह से क्या होगा, वो अपने जो ट्रेडिशनल, जो पुराने उनके लोकेशन थे, जिस जगह पे वो रहते थे, उस जगह के साथ उनका जो कल्चर जुड़ा हुआ था, जो उनकी ऑक्यूपेशन थी, जो काम पहले करते थे, अब वो क्या हुआ, वो एकदम ख़त्म हो गया, वो चेंज हो गया। और अब वो नई जगहों पर और नई सिचुएशंस में सेट होने लगे। फोर्थ, जो ये नई इकनॉमी थी, इंडस्ट्रियल इकनॉमी, ये इगैलिटेरियनिज्म पर बेस्ड थी। इगैलिटेरियनिज्म मतलब कि एवरीबडी विल बी ट्रीटेड इक्वल। तो क्योंकि लोग अब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, वो लिटरेट भी हैं, तो जो पुराने कल्चर्स थे, पुरानी जो हायरार्कीज़ थी कि लोग रैंक और स्टेटस में डिवाइडेड थे, वो चीज़ अब डिस्ट्रॉय होने लगी, ख़त्म होने लगी, क्योंकि अब लोग मूव कर रहे हैं और एक नया ऑर्डर जो है वो क्रिएट हो रहा है। और जिसकी कंडीशन क्या है कि लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, क्योंकि सबकी ज़बान है, सब एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो पुराने जो कल्चर है वो ख़त्म होता जा रहा है। फिफ्थ, जो एग्रेरियन इकोनॉमी में जो एलीट थे, एलीट यानी जो अमीर लोग थे, जिनका अपना कुछ स्टेटस होता था ऊपर लेवल पर, उनका अपना एक कल्चर था, और क्योंकि वो एलीट थे तो उनका हाई कल्चर था। अब लेकिन जो इकोनॉमी शिफ्ट हुई, जब इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनी, तो अब वो कल्चर जो है उनका, वो सिर्फ उन्हीं के हाथ में नहीं रह जाएगा, यानी वो जो उनका स्टेटस है, जो उनकी रैंक है, वो सिर्फ उन्हीं के पास नहीं है, क्योंकि अब इंडस्ट्रियलिस्ट बन रहे हैं लोग, लोगों के हाथ में पैसा आ रहा है, वो भी अमीर बन रहे हैं। तो वो कल्चर अब चेंज हो जाता है एक शेयर्ड हाई कल्चर में, यानी एक ऐसा कल्चर जिसको बाकी लोग भी शेयर करेंगे। तो सिर्फ उन्हीं के हाथ में ये पावर नहीं है, बल्कि अलग अलग लोगों के हाथ में भी पावर होती है। मल्टीपल लोकल फोक कल्चर्स और जो एक्सक्लूसिव हाई कल्चर था वो रिप्लेस हो जाता है किसमें, एक परवेजिव और शेयर्ड हाई कल्चर में। अब क्योंकि ये नई इकोनॉमी इगैलिटेरियनिज्म पे बेस्ड थी, यानी सबको इक्वली ट्रीट किया जा रहा था, तो अब मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी जो है वो एक पावरफुल वेपन की तरह काम करती है इस पुराने ऑर्डर को। जो रैंक और स्टेटस वाली चीज़ थी, जिसके बेसिस पर यूरोपियन सोसाइटी डिवाइडेड थी, उस चीज़ को ख़त्म कर देती है साइंस और टेक्नोलॉजी। एक नया कल्चर बनता है जिसमें जितने भी मेंबर होते हैं वो इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं, यानी उसमें
नए कल्चर में आने लगते हैं। जो पुराना वाला कल्चर था, जो अलग अलग फोक कल्चर्स थे, जो एक हाई स्टेटस था लोगों का, वो सब चीज़ें ख़त्म होके अब एक नए कल्चर में उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जिसमें लोगों को इक्वली ट्रीट किया जाता है। यानी अब एक ऐसा कल्चर बन गया जो सबके लिए सेम है। ठीक है, सबके लिए सेम है, सब उसको शेयर कर रहे हैं। और एक इकनॉमी कैसी बन गई, एक लार्ज इकनॉमी, बड़ी इकनॉमी बन गई। अब इस चीज़ को, कि एक बड़ा कल्चर है, एक बड़ी इकोनॉमी है, इसको मैनेज करने के लिए नीड आती है स्टेट की, यानी एक पॉलिटिकल बॉडी चाहिए जो इस सब चीज़ों को मैनेज कर सके। तो अब हम देखेंगे कि कैसे कंडीशन सेट होती हैं एक मॉडर्न स्टेट के बनने में, और कैसे नेशनलिज्म इमर्ज होता है। तो पहले इसका अरेंजमेंट देखते हैं। अब एक नया टाइप का अरेंजमेंट सेटअप हो गया जिसमें स्टेट की ज़रूरत थी। कॉमन पीपल, जो ऑर्डिनरी लोग थे, उन्हें अगर रिस्पेक्ट चाहिए थी सोसाइटी में, उन्हें इस न्यू कल्चर का पार्ट बनना था। लेकिन ये जो नया कल्चर था, न्यू हाई कल्चर था, इसको प्रोमोट और प्रोटेक्ट सिर्फ स्टेट ही कर सकता था, क्योंकि एक बड़े लेवल पर स्टेट, एक पॉलिटिकल बॉडी ही संभाल सकता था इस सेम कल्चर को। अब जो स्टेट था वो पहली चीज़ उसी सेम कल्चर से होना चाहिए था, तभी वो लोगों का रिप्रेजेंटेटिव बनेगा, लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। अब ये जो नई इकनॉमी थी ये बहुत बड़ी थी, बहुत सारे लोगों का इसमें पार्टिसिपेशन था, और इस नई इकनॉमी को रन करने के लिए लोगों को ट्रेन किया जा रहा था अलग अलग जॉब्स के लिए, अलग अलग रोल्स के लिए। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट टूल था वो था एजुकेशन। एजुकेशन बहुत ज़रूरी हो जाती है, और क्योंकि बड़े लेवल पर एजुकेशन को स्प्रेड करना था तो ये काम स्टेट ही कर सकती थी। तो बेसिकली यहाँ पे हम अरेंजमेंट बता रहे हैं कि किस किस तरह से ऐसी कंडीशंस बनती हैं कि एक मॉडर्न स्टेट डेवलप होता है। अब ये स्टेट वेल फंक्शन जब ही कर सकती थी जब उसे लोगों का सपोर्ट मिले, और इन सारे प्रोसेस की वजह से वी गेट नेशनलिज्म एज अ रिज़ल्ट। मॉडर्न इकनॉमी हो, मॉडर्न स्टेट, सोसाइटी जो उस वक्त बन रही थी, इन सबको नेशनलिज्म की नीड थी, और यही है गेलनर्स के एक्सप्लेनेशन का क्रक्स। अब गेलनर ने जो थ्योरी दी है नेशनलिज्म की, उसमें एक प्रॉब्लम है कि पहली चीज़ ये वेस्टर्न यूरोपियन को फोकस करती है, बट जो कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं, जो एशिया अफ्रीका में जो कॉलोनीज़ थी यूरोप की, वहाँ पर ये अप्लाई नहीं करती। क्यों? क्योंकि जो चेंजेस गेलनर ने बताए हैं वो हमें सिर्फ यूरोपियन में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आने के बाद हमें यूरोपियन में ही चेंजेस मिलते हैं। बट अगर हम एशियन सोसाइटीज़ की बात करें तो हम देखेंगे कि वहाँ की कंडीशन बिल्कुल डिफरेंट थी। जो चेंजेस आए थे यहाँ पर पॉजिटिव थे, बट जो एशियन सोसाइटी थी, स्पेशली अगर हम इंडिया की ही बात करें, तो वहाँ पर जो कंडीशंस थी वो बहुत ख़राब हो गई थी। नेशनलिज्म को लेकर कॉलोनियल सोसाइटीज़ का क्या एक्सपीरियंस रहा, इस पर थ्योरी लिखते हैं टॉम नैंड। इन्होंने अपनी बुक में एक्सप्लेन किया कि नेशनलिज्म जो है वो कॉलोनियल सोसाइटीज़ का प्रोडक्ट है, ना कि इंडस्ट्रियलाइज्ड यूरोपियन सोसाइटीज़ का। इनका मानना है कि ये जो नेशनलिज्म आया है उसके पीछे कैपिटलिज्म था, क्योंकि देखो इंडस्ट्रीज़ आई, इंडस्ट्रीज़ बनी, इंडस्ट्रीज़ बनने के बाद जो प्राइवेट ओनर्स थे वो अपने अपने प्रॉफिट के लिए काम करने लगे, और एक कैपिटलिज्म की, कैपिटलिस्ट इकनॉमी की शुरुआत हुई, और फिर उसके रिज़ल्ट में नेशनलिज्म की शुरुआत हुई। और क्या हुआ, कैपिटलिज्म के आने से एक अनइवन अंडर डेवलपमेंट भी शुरू हुआ। अनइवन अंडर डेवलपमेंट यानी कि जो डेवलपमेंट हो रहा था अलग अलग जगहों पर वो इवन नहीं था। कहीं पर जो देश थे वो गरीब हो रहे थे, और कहीं पर जो कंट्रीज़ जो रिच थी वो और ज़्यादा रिच हो रही थी, उन्हें और ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। 18th सेंचुरी में ये मिथ थी कि कैपिटलिज्म जो है वो पूरे वर्ल्ड में धीरे धीरे करके स्प्रेड हो जाएगा, बट इन रियलिटी में ये पॉसिबल नहीं था। रियलिटी में क्या हो रहा था, यूरोप की कंट्रीज़ फ्लरिश कर रही थी कैपिटलिज्म से, जबकि जो एशिया और अफ्रीका की जो कॉलोनियल सोसाइटीज़ थी वो डोमिनेशन का शिकार हो रही थी। प्रोग्रेस वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था, बल्कि डोमिनेट किया जा रहा था। किस प्रोसेस के थ्रू? इम्पीरियलिज्म के थ्रू। यानी कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी उन्होंने इम्पीरियलिज्म स्टार्ट कर दिया था, यानी दूसरों की कंट्री पर कब्ज़ा करके उन्हें रूल करना और वहाँ से प्रॉफिट लेना। ये चीज़ स्टार्ट हुई थी कैपिटलिज्म के थ्रू। तो कॉलोनियल सोसाइटीज़ जैसे एशिया और अफ्रीका में जितने भी एलिट्स थे, यानी जो जिनके पास थोड़ी पावर थी और एजुकेटेड भी थे, उन्हें ये बात समझ में आ गई थी कि ये जो नया सिस्टम है इसमें हमें सिर्फ एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, हमारा फ़ायदा उठाया जा रहा है, हमें कहीं भी पार्टनर नहीं बनाया जा रहा। और इस कैपिटलिज्म के दो अलग अलग फेस थे। पहला
जहाँ कैपिटलिज्म यूरोपियंस के लिए वेल्थ लेकर आ रहा था, उन्हें फ़ायदा हो रहा था, उन्हें और अमीर बना रहा था, वहीं जो कॉलोनियल सोसाइटीज़ हैं जैसे एशिया, अफ्रीका, वहाँ वहाँ पर ये कैपिटलिज्म किस तरह से काम कर रहा था, उन्हें और इकोनॉमिकली बैकवर्ड कर रहा था, उन्हें और उनका जो डेवलपमेंट था उसे और नीचे लेके जा रहा था, उनका पॉलिटिकल सब्जुगेशन हो रहा था। यानी ब्रिटिशर्स जो थे वो रूल कर रहे थे, वो अपनी कॉलोनीज़ और बनाते जा रहे थे अपने फ़ायदे के लिए, जबकि जो कॉलोनीज़ थी उन्हें और ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इकोनॉमिकली भी वो लोग सफ़र कर रहे थे, पॉलिटिकली भी उनके हाथ में पावर भी नहीं थी, और पैसा जो था वो तो ब्रिटिशर्स का मोटिव ही था कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कॉलोनीज़ से लेकर यूरोप में पहुंचाना है। तो ये जो एक्सप्लॉयटेशन था जिसे लोग फील कर रहे थे, जिसे कॉलोनियल सोसाइटीज़ में जो एलीट थे वो फील कर रहे थे कि हमारा किस तरह से हमारा सब्जुगेशन हो रहा है, हमारा किस तरह से फ़ायदा उठा रहा है, तो उसी का जो रिएक्शन था वही नेशनलिज्म था। तो अकॉर्डिंग टू टॉम नैन, जो नेशनलिज्म है वो कॉलोनियल सोसाइटीज़ की वजह से आया है, ना कि इंडस्ट्रियल यूरोपियन सोसाइटीज़ की वजह से, जैसे कि गैलनर ने बोला था। तो तो हम देखते हैं कि किस तरह से यूरोपियंस कॉलोनीज़ को एक्सप्लॉइट करती हैं, उनको डोमिनेट करती हैं, और इसी की वजह से जो हमें एक रिएक्शन देखने को मिलता है। जो एलिट थे वहाँ की, जाहिर सी बात है क्या रिएक्शन होगा, वो इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएंगे, इसको रेजिस्ट करेंगे और अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करेंगे। और उन्होंने लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए, एक साथ लाने के लिए अपने पास्ट का यूज़ किया कि देखो हमारे पास में ये चीज़ें हुई हैं, हमारा गोल्डन पास्ट रहा है। अपनी स्पीच का इस्तेमाल किया और अपना फोक, अपना जो कल्चर था, अपना स्किन कलर, इन सब चीज़ों को अपना बेसिस बनाया, जो ब्रिटिशर्स थे उनके अगेंस्ट, उन्हें लोगों को यूनाइट करने के लिए। लैंग्वेज एक बहुत बड़ा टूल रहा है लोगों को यूनाइट करने में। उसी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मासेस, समझ सकें और बात जो है वो दूर दूर तक पहुंच सकें। तो फाइनली हम देखते हैं कि एलीट यानी वो लोग जो एजुकेटेड थे, जिनके पास थोड़ी पावर थी, वो और मासेस यानी और लोग साथ में आए, यूनाइट हुए इम्पीरियलिज्म के अगेंस्ट, और उसकी वजह से नेशनलिज्म आया। यही टॉम नैन्स की थ्योरी है। तो जब हम टॉम नैन की थ्योरी पढ़ते हैं तो हमें दिखाई देता है कि जो नेशनलिज्म की वो बात कर रहे हैं वो काफ़ी कुछ इंडियन नेशनलिज्म से मैच करता है। तो हम कह सकते हैं कि उनकी थ्योरी जो है जनरली एंटी कॉलोनियल नेशनलिज्म पर बेस्ड है, और पर्टिकुलरली इंडियन नेशनलिज्म पर भी अप्लाई करता है। बट एक बात क्लियर है कि नेशनलिज्म को समझने के लिए हमें एक थ्योरी नहीं, काफ़ी सारी थ्योरी को समझने की ज़रूरत है, क्योंकि नेशनलिज्म का जो एक्सपीरियंस है अलग अलग कंट्रीज़ में वो बहुत ही डिफरेंट है, और उसे एक सिंगल थ्योरी कवर नहीं कर सकती। तो इट इज़ नेसेसरी फॉर अस कि नेशनलिज्म की जितनी थ्योरीज़ हैं उन्हें हम एक्सेप्ट करें और उन्हें समझने की कोशिश करें।